Hello students, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. So UGC नेट 2024 पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ. ये ऐसे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स जो कि एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जा सकते हैं. इसलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मैं आज इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी एंड साथ ही कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजिली करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो शुरू करते हैं सेशन. Who among the following is the national coordinator for engineering courses to be launched on स्वयं platform? तो देखिए स्टूडेंट, स्वयं प्लेटफॉर्म में जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज को हैंडल करने के लिए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज को कौन सा कोऑर्डिनेटर हैंडल करता है. अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि हर एक कोर्स के लिए एक अलग फील्ड बनाई हुई है. जैसे इंजीनियरिंग के लिए कोई और डिपार्टमेंट है, कोई और कोऑर्डिनेटर है, स्कूल एजुकेशन के लिए कोई अलग कोऑर्डिनेटर है, राइट. एंड कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है कि वो जितने भी कोर्सेज हैं उनको प्रिपेयर भी करें, उनको मैनेज भी करें और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहें. सो इंजीनियरिंग की बात की गई है. ऑप्शंस है AICTE, NCERT, NPTEL या फिर UGC. तो देखिए स्टूडेंट्स, NCERT तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये है आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड. ओके. AICTE, TE का मतलब होता है यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. तो ये जितने भी आपके टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. UGC रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए. तो सही आंसर है यहाँ पर नेप्टेल, दैट इज NPTEL. ये है आपका रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग के कोर्सेज को हैंडल करने के लिए इन स्वयं प्लेटफॉर्म. सभी कोऑर्डिनेटर्स की डिटेल्स आप देख सकते हो. ये फुल फॉर्म्स भी पढ़ लीजिए एंड यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके के कोर्सेज को ये हैंडल करते हैं. सो नेप्टेल की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग एंड ये स्पेशली इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बनाया गया है. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पेपर 1 पर स्टूडेंट्स मेजर फोकस रखिए. यहाँ पर अगर आप इजीली 100 में से 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो ये कंप्लीट कोर्स आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल, लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के एनालिसिस के हिसाब से हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs भी आपको मिलेंगे, ताकि ये आपको पता चलता रहे कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसके लिए न्यू बैच हमारा 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना होगा. एंड स्टूडेंट, फ्री वीडियोस को जरूर देख लीजिए. ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है. यहाँ पर देखिए कंटेंट पर आपके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों कोर्सेज हैं. ये बायलिंगुअल कोर्स रहेगा एंड यकीन रखिए कि ये कोर्सेज के अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. रोज लाइव लेक्चर्स यहाँ पर होते हैं जो कि आप 9 PM, 5 PM और 6 PM ज्वाइन कर सकते हो. ये सेशंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. कोई भी डाउट्स हैं तो स्टूडेंट्स आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करने में ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा. Which of the following is included in the teaching of understanding level? So understanding level से related terms हमें ढूंढनी है. एप्लीकेशन यानी कि जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को अप्लाई करना. कंपैरिजन, एक किसी टॉपिक के बारे में हमें पता है उसको अपने किसी नए टॉपिक या अपने पुराने नॉलेज के साथ कंपेयर करना. एब्स्ट्रैक्शन, जिसको अमूर्तन कहा जाता है. और एक्सप्लोरेशन यानी कि एक्सप्लोर करना, जिस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में थोड़ा सा भी जब हम नॉलेज लेने लगते हैं तो उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता या थोड़ा सा नॉलेज होता है. अब ये जो बाकी के 3 टर्म्स हैं अपकमिंग एग्जाम में, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, टर्म्स रिकॉल, रिकॉग्निशन यानी कि पहचानना, और रिटेंशन यानी कि प्रतिधारणा. रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रिटेन करना, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना सुनने के बाद या पढ़ने के बाद. ये चीजें आती हैं मेमोरी लेवल में. रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है हमारे पास कंपैरिजन. ठीक है. रिफ्लेक्टिव लेवल हमें बताता है कि अगर आपके पास चीजें हैं, 2 जगह से आपने कुछ नॉलेज लिया या 2 चीजों के बारे में आपको ज्ञान है, तो आप उनके बीच में तुलना कैसे करोगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है. एप्लीकेशन, जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है. और एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तन. तो ये शुरू के 3 ऑप्शंस जो हैं ये आपके रिफ्लेक्टिव लेवल से जुड़े हुए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर मूक ऑन स्वयं। सो देखिए स्वयं के अंदर हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स में एक क्वाड्रेंट ऐसा है जो हमें ई कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए पीडीएफ या फिर स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4 क्वाड्रेंट्स। देखिए बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स क्या हैं? वीडियो लेक्चर्स, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जिसको कि हमने ई कंटेंट अभी बोला, ओके, सेल्फ असेसमेंट जिससे कि आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, क्विजेस होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन की आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, आपको उसके सॉल्यूशन जरूर मिलता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग CBCS। तो चलिए पहले तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए कि CBCS टीचिंग में क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो CBCS is a framework to provide choices for electives and optional to students। ये बच्चों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, बट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है तो ये तो CBCS के रिगार्ड में सही है, तो इसको हम गलत कर देंगे, ठीक है। CBCS कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ये बोल रहे हैं कि CBCS को सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जरिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट है, ओके ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। सो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ डायमेंशनल टीचिंग एड। सो डायमेंशनल टीचिंग एड वो कौन सा टीचिंग एड ऐसा है जो कि किसी डायमेंशन यानी कि किसी आयामी के ऊपर काम करता है? ब्लैक बोर्ड नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है, पिक्चर्स भी डायमेंशनल टीचिंग एड्स नहीं है, तो सही आंसर है मॉडल्स। एंड मॉडल्स की जब भी हम बात करते हैं तो मॉडल बेसिकली 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल चीज का, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का और रियल थिंग्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, एंड ये 3 डायमेंशन पर काम करता है, ओके। A teacher designing a lesson on cultural diversity for a college class in anthropological plans to what? सो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है। इसमें बोला है कि एक टीचर एक लेसन बना रहे हैं किस पे? सांस्कृतिक विविधताओं के ऊपर, ओके हर एक संस्कृति में जो विविधता होती है उसके ऊपर एक लेसन प्लान कर रहे हैं, स्पेशली फॉर कॉलेज के बच्चे। तो यहाँ पर क्या चीज, कौन सी स्टेटमेंट इसको सही डिफाइन कर रही है? लेक्चर ऑन मेजर कल्चरल ग्रुप एंड अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर ट्रेडिशंस, नो। एनालाइज आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स के आर्टिफैक्ट्स और उनके सिंबल्स को हमें क्या करना है? समझना है, और अपने मीनिंग में या उनको उनके मीनिंग में हमें एक्सप्लेन करना है, उनके मीनिंग को हमें एक्सप्लेन करना है, नहीं ये भी नहीं होता। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज अ सिमुलेशन वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर, नो। लास्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट अ डिबेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल आइडेंटिटीज। तो ये होगा आपका सही आंसर कि अगर हमें बच्चों को सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताना है तो उनकी सांस्कृतिक पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभाव यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, उस वो एक टॉपिक देकर बच्चों को बोलेंगे डिस्कस करो, तो ऐसे करके वो चीजों को ज्यादा सीख पाएंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको होमवर्क दिया था CBCS की फुल फॉर्म बताने के लिए। तो CBCS होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये बच्चों को अलाउ करता है टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग: इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स यानी कि जिससे आपकी स्किल डेवलप होती है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, नो। कैटलॉगिंग सर्विसेज, नो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट्स को ये परमिशन देता है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी, मतलब देखिए मान लीजिए आप नॉन मेडिकल रखते हो तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और IP आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन CBCS हमें अलाउ करता है कि आप इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपको नॉन मेडिकल में पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो,
आपका मन है आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। तो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी, जो कि हमें सीबीसीएस अलाउ करता है। ओके, सीबीसीएस को यूजीसी ने लॉन्च किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आपने पढ़ा है, उसको सीबीसी को यूजीसी ने ही लॉन्च किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ और कि बताइए सीबीसीएस को यूजीसी ने कौन से ईयर में लॉन्च किया था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ टीचिंग और उसके एग्जाम्पल्स। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर देखिए, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इंटरचेंज। सो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चों को गहन विचार करने के बारे में जब सिखाया जाता है तो वो कौन सा लेवल होता है, वो होता है आपके पास रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम सी को फर्स्ट से मैच करते हैं, तो सी को फर्स्ट से मैच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मेमोरी लेवल बोलता है फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग। ये देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिकॉलिंग और रिकॉग्नाइज टर्म पढ़ी थी। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एनहांस स्कोप ऑफ सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंग्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशनशिप, उनके बीच में मीनिंग अगर समझना है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या सेपरेट किसी वीडियो पर, सेपरेट किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, किसी यूनिट पर वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद वो यूनिट भी स्टार्ट कर दूंगी। व्हाट शुड बी द एम, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्यों होती है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या उद्देश्य है? क्या सिर्फ आपको एग्जामिनेशन के लिए पास करना मेरा उद्देश्य है? नहीं। टू डिक्टेट गुड नोट्स, आपको क्या सिर्फ अच्छे नोट्स देना? नो। प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है सिर्फ वही देना? नहीं। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों की थिंकिंग पावर, मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखिए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और टीचिंग लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 लेवल्स बहुत अच्छे से पहले पढ़ा दिए, हमने आपको इनके टर्म्स भी बता दिए। अब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते, हमने आपकी थिंकिंग पावर बढ़ाई कि आप ये कीवर्ड याद रख लो, ये डेफिनेशन याद रख लो, तो आंसर्स इजीली आप मैच कर लोगे। तो ये बहुत जरूरी होता है थिंकिंग पावर बच्चे की बढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट मॉरिसन स्टेजेस ऑफ टीचिंग। सो मॉरिसन ने टीचिंग के कुछ स्टेजेस बताए थे जो कुछ इस तरीके से हैं। वो बोलते हैं कि पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, रेसिटेट करते हैं यानी कि सस्वर पाठ करते हैं, उसका बोल बोल के उसको याद करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। असिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर भी ये आता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग, हमने क्या सीखा उसके बारे में सोचना। लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टीचिंग के बारे में बहुत डीप में जाकर के सोच सकते हैं या सोचते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, देखिए एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो कर देती हूँ आपकी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतनशील शिक्षण जो है वो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें कि हम टीचिंग के बारे में सोचते हैं। ओके, the memory for general knowledge and facts about the world as well as memory for the rules of logic that are used to deduce others fact is known as। अब देखिए, आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, कोई फैक्ट पढ़ रहे हो देश विदेश के बारे में, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी मेमोरी जहां पर आपके रूल्स, लॉजिक, ये सब चीजें स्टोर होती हैं, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? टेम्परेरी तो नहीं होती हैं, है ना, सिमेंटिक, आइकॉनिक या जनरल। तो ये होती है आपकी सिमेंटिक यानी कि शब्दार्थ स्मृति। अब देखो जीके वगैरह आप पढ़ते हो, 1 टर्म में उसके आंसर्स होते हैं तो वो शब्द अर्थ होते हैं, राइट। तो शब्दार्थ स्मृति, सिमेंटिक मेमोरीज को कहा जाता है। The organized bodies of information stored in memory that bias the ways new information is interpreted, stored and recalled is known as। ओके, सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है स्कीमा।
सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला है स्मृति में यानी कि हमारी मेमोरी में संग्रहित जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है आज तक, उसका संगठित निकाय, ठीक है, उसका जो संगठित एक साथ जो उसका हम संगठित निकाय करते हैं, जो नई जानकारी की व्याख्या, नई इंफॉर्मेशन हम उससे रिलेटेड जो भी ले रहे हैं, उन सबको व्याख्या, उनको इंटरप्रेट करता है, उनको स्टोर करता है और उनको रिकॉल करता है, याद करने के तरीके को पूर्वाग्रहित करता है, ठीक है, याद करने के तरीके को क्या करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे को बताता है, पूर्वाग्रहित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में जो चीजें होती हैं उसको स्कीमा कहते हैं। ओके, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव। देखिए कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं क्लासरूम में, जहां पर एक्टिव भी हैं हम और इंटरएक्टिव भी हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहे हैं तो हम उनको अच्छे से सुन भी रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं एट अ वेरी हाई लेवल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो वो कौन से टीचिंग के लेवल में होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, ठीक है, यानी कि हम सुन भी रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उसमें रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स टर्म इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव लेवल। Which of the following is true about understanding level of teaching? Understanding level समझने की चीजें होती हैं, तो इसका सही आंसर है टीचिंग इज कॉम्प्रीहेंड, टीचिंग टू कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट। अवधारणाओं को समझना या समझाना यहाँ पर सीखा जाता है। अब जैसे मेमोरी लेवल में आपको एबीसीडी सिखाया जाता है, एबीसीडी का एक्चुअल मीनिंग, उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आपको सिखाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, Which of the following describe understanding level of teaching? Systematic, step-by-step presentation of to promote retention of facts and facts presented. Okay, so इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए कि सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप रिटेंशन टर्म मैंने क्या बताई, रिटेंशन और फैक्ट्स को रिकॉल करना होता है आपका मेमोरी लेवल, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं है। गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, ये PYQs में से स्टेटमेंट आई है एज इट इज, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स देकर उसको समझा रहे हो, तो ये बिल्कुल सही है। इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जबरदस्ती स्टोर करनी है बस इंफॉर्मेशन, ये मेमोरी लेवल में होता है। हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेवल बताता है। ये हमें बताता है कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, एप्पल खाने के काम आता है, बॉल खेलने के काम आती है, तो फैक्ट्स के बारे में भी समझाता है और उनमें अगर कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं या रिलेशन है वो भी बताता है। तो बी एंड डी हमारे पास सही आंसर होंगे, ठीक है। MOOCkit is one of the projects serving currently for providing online education. It is offered by, so MOOCkit जो प्लेटफॉर्म है ये ऑफर किया गया है IIT कानपुर, बॉम्बे, IISc, IIT मद्रास। सो इसका सही आंसर है IIT कानपुर। ओके, सो अगेन देखिए CBCS का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इन CBCS एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स। इसमें बोला जा रहा है कि क्षमता वृद्धि के जो पाठ्यक्रम होते हैं CBCS के अंदर, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही दो ढूंढने हैं। एबिलिटी एनहांस्ड कंपल्सरी कोर्सेज, ये बोलता है कि एबिलिटीज को, किसी पर्सन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कंपल्सरी कोर्सेज इसके अंदर है, बिल्कुल सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। स्किल एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी कंपल्सरी कोर्सेज हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज नहीं है, स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज भी नहीं है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर है ए एंड बी। ओके, वैसे तो देखिए यहाँ पर कोर्सेज सेलेक्ट करना एक बच्चे के लिए ओपन है बिल्कुल, वो चाहे तो जो मर्जी इलेक्टिव, जो मर्जी मेन सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, बट स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट के लिए जो आप एक बार कोर्स सेलेक्ट करते हो वो फिर आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स? सो लर्नर सेंटर जिसमें लर्नर फोकस्ड होते हैं, लर्नर के पास स्टूडेंट के पास एक पूरा अधिकार होता है कि वो स्टूडेंट टीचर से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब टॉपिक रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। एंड जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो टीचर को बोलकर उस तरीके से पढ़ सकते हैं। सो लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो इसमें एक्टिव लर्निंग आती है कि बच्चों के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें बच्चे एक साथ मिलजुल कर पढ़ना लिखना सीखते हैं, ये भी सही है। इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, सो इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग भी सही है लर्नर सेंटर के रिगार्ड में। पैसिव लर्निंग यहाँ पर नहीं होती, पैसिव लर्निंग आपकी टीचर सेंट्रिक मेथड में होती है, ठीक है। तो सही आंसर है ए, बी एंड सी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। What is true about non-formal learning environment? Non-formal learning environment क्या होता है? Learning does not take place in structured way. ओके, नॉन फॉर्मल, देखिए फॉर्मल लर्निंग होती है जो स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई जाती है, नॉन फॉर्मल होती है जो आपको गेम्स के थ्रू, इनफॉर्मल भी इसको बोल सकते हैं, जो गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती, पोएम्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है। सो इसमें कहा गया है नॉन फॉर्मल के अंदर कौन कौन सा आता है। ट्रू स्टेटमेंट्स हमें देखनी है। लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड वे, सो स्ट्रक्चर्ड वे में टीचिंग नहीं होती है, लर्निंग नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, एक प्लान तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, अगर बच्चों को पोएम के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं तो वो प्लान चीजें होती हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास डज नॉट एम एट सर्टिफिकेशन, इसमें सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ट्रू बोला है तो गलत होगी ये। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्ट्रक्चर्ड मैनर में लर्निंग होती है, ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये होती है, देखिए यहाँ पर नॉट था, यहाँ पर सही होगा ये, ठीक है। टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, उससे थोड़ा सा बाहर ये निकल के काम करती है, ऐसा बोला जा रहा है। इंटेंट्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं कि आज बच्चे को हम पोएम के थ्रू या किसी भी तरीके से इनफॉर्मली ये टॉपिक सिखाएंगे, तो प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं, जो कि बिल्कुल सही। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी एंड ई ओनली, ओके राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, जो भी नेक्स्ट यूनिट आप चाहते हो उस पर मैं जरूर एग्जाम से पहले क्विक एमसीक्यूज के जरिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।